हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। मुझे लगता है सबसे आसान तरीका एग्जाम में मार्क्स लेने का यही है, यही क्वेश्चन। क्योंकि पैराग्राफ दिया होता है और उसके नीचे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से दिए होते हैं, पर पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद ही हमें प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। अपठित, जरा ध्यान से, कि जो अनसीन, कि हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा पैराग्राफ एग्जाम में दिया जाता है या हमारे पेपर में आता है और उसी के पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे हमें अपनी भाषा की योग्यता का पता चलता है कि हम कितने समझ पा रहे हैं, कितने, वो उसको परखा जाता है एक्चुअली। तो कोई भी चीज है पर हमें प्रैक्टिस तो करनी है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस पढ़ने की और पेपर में उसको ध्यान से सुनना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि हम उसके उसको समझ सकें और प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो कुछ बातें मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट ऐसी बताऊंगी ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। छोटी क्लासेस में चाहे वो कम मार्क्स का आता था, पर बोर्ड में 10 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। और पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना होता है। और जो अपठित गद्यांश, अपठित का मतलब ही यही है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, यानी हमारी पाठ्य पुस्तकों में से नहीं है। ये कहीं से भी आ सकता है, कोई पैराग्राफ समाचार पत्रों से ले लेते हैं, और ज्यादातर स्टोरी के ऊपर आता है, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहता है, हम नई चीज सीखते भी हैं और हम प्रश्नों के उत्तर भली भांति देकर अंक इकट्ठे कर सकते हैं, हमें अंक पूरे के पूरे उसमें मिल सकते हैं। हमेशा ये बोला जाता है कि इसी जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, आप प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। अपनी भाषा में मतलब आंसर लेने तो हमने पैराग्राफ से है, पर थोड़े से शब्दों का बदल कर, अगर हमें कहीं नहीं समझ आ रही हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि आप डायरेक्ट भी वहां से लो और लिख दो, पर जो पूछा गया है वही उत्तर आपने देना है। ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ आपने, कि 4 लाइन में हमें समझ नहीं आ रहा है, चारों का हमने इसी में से दे देना है, चारों ही लाइन लिख देंगे एग्जामिनर चेक करे, तो वो गलत होता है। तो पर ये ध्यान देना है, इसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीडिंग प्रैक्टिस जो बच्चे बहुत कम करते हैं, पर ये सोचो कि 10 नंबर हैं, 10 मार्क्स हैं ये। और जितना हम ये कहीं से पैराग्राफ पढ़ेंगे या इसका अभ्यास करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं या लेटर लिखते हैं या शब्दों का भंडार हमारे पास ज्यादा होगा, शब्दों की रचना हमें समझ आएगी। और जब भी ये पैराग्राफ आप पढ़ो, उसको ये देखो कि उसमें कहा गया है, क्या क्या है, कैसे हमने उसको उत्तर देने हैं। चाहे आप पहले प्रश्न भी पढ़ सकते हो कि कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, पैराग्राफ पढ़िए, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर प्रश्नों के एक एक के उत्तर उसमें से छांट लीजिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भाषा में बदलाव किया जाए, आप अपने शब्दों में उसको लिखिए, पर उसका भाव या अर्थ बदलना नहीं चाहिए। और एक बार तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। अगर पहली बार में उसमें से आपको समझ नहीं आता है, तो ध्यान पूर्वक शब्दों को आप देखिए, पढ़िए, वाक्य को ध्यान से पढ़िए, और उसका मेन, उसमें क्या कहा गया है, उसको समझना चाहिए, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और यदि कुछ अर्थ समझ भी नहीं आते हैं, मान लो हमें कहीं कोई ऐसे शब्द जो समझ नहीं आ रहे, तो हमें पैराग्राफ का पूरा प्रसंग, कि इसमें कहा क्या गया है, तो कुछ अंदाज लगाना चाहिए कि
कहा क्या गया है, ताकि हम उत्तर दे सकें अच्छे से। और जो तुम्हें नहीं समझ आ रहे, उसका अनुमान लगाकर कि इस पैराग्राफ में ये हो सकता है, सारा नहीं, सारा होगा तो सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कोई शब्द जो समझ नहीं आ रहे, तो उसको गद्यांश से मिलाने का प्रयास कीजिए कि क्या कहा गया होगा। एग्जाम के टाइम तो पेपर में कुछ निशान लगाने नहीं देते, पर जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, तो जो मेन शब्द हैं, उसको अंडरलाइन कर लो और फिर प्रश्नों को पढ़कर उसी में से, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। शीर्षक मोस्टली तो नहीं पूछा जाता, अगर कभी पूछा भी जाए, तो थोड़े शब्दों में उसका देना है। कि उसके छोटा, जैसे शीर्षक पाठ का नाम होता है, तो पूरी पंक्ति नहीं होती, पूरी लाइन नहीं होती। उसी प्रकार अगर इसका शीर्षक, इसका लिखना भी पड़े, तो छोटे शब्दों में और एकदम सही जो उसमें आ रहा हो। और ध्यान रखो कि जो मूल भाव है और जो संदेश है, हमेशा पैराग्राफ में से क्या शिक्षा दी गई है या क्या संदेश दिया जा रहा है, वो पूछा जाता है। तो हमें, जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसी समय इस चीज का ध्यान दो कि कहना क्या चाह रहे हैं। भाषा का तो ध्यान देना ही है कि कैसी भाषा होनी चाहिए। हमें उसको बदलना नहीं है, अर्थ नहीं बदलने चाहिए। और जो भी उत्तर दे रहे हैं, वो सरल भाषा में, सरल भाषा में इसलिए बोल रही हूँ, कोई मिस्टेक्स ना हो, गलतियां ना हो, कि हमें उसमें मार्क्स में ध्यान हम रखें, मार्क्स ना कटे। तो जो देख कर भी अगर हम कहीं गलती करते हैं, तो पैराग्राफ के साथ अन्याय होगा। वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे कि आपको सामने पैराग्राफ दिया है और आपके नंबर कट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रश्नों का जो उत्तर है, वो गद्यांश के आधार पर ही होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने व्यूज नहीं लिखेंगे। जब तक आपसे कहा नहीं जाए कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तब तक आप अपनी राय नहीं देंगे। सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसी के आधार पर उत्तर देंगे। और कोई भी ऐसे घुमा फिरा के कि नहीं समझ आ रही, तो बच्चे करते हैं कि उसको खींच देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पर इसमें तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पैराग्राफ है, वो सामने दिया हुआ है। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये तो पका पकाया हमारे सामने है, तो सबसे पहले इसी को जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें इसको पढ़ो, सोचो, और फर्स्ट, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम सिर्फ लिखने में, 10 से 15 मिनट के बीच में आपका ये खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि 15 मिनट जब हमें स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, तो 5 मिनट में आप ये पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको, एक पैराग्राफ, ये जो अपठित गद्यांश में बता रही हूँ, उसको पढ़ो अच्छे से। कितना टाइम लगता है, ज्यादा नहीं, पर समझ के, कि किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। अभी हो सकता है पूछो कि जुलाहा कौन होता है। जब हम पढ़ेंगे, तो इसी में हमें समझ आ जाएगा कि जुलाहा क्या होता है। स्वभाव से बड़ा अच्छा था, सबसे मीठा बोलता था और किसी से नाराज नहीं होता था। लोग उसके इसी स्वभाव के कारण उसे संत कहते थे। पहला पैराग्राफ हो गया। एक दिन को शरारती लड़के उसके यहाँ पहुंचे, किसके पास, जुलाहे के पास। उन्होंने जुलाहे के इस स्वभाव के बारे में सुन रखा था कि वो कभी उसको गुस्सा नहीं आता है। लड़के जुलाहे की परीक्षा लेना चाहते थे। अभी तक हमें ये नहीं, अगर हमें नहीं पता जुलाहा कौन था, तो अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या है। पर इसी पैराग्राफ में आपको वो समझ भी आ जाएगा। लड़के जुलाहे की परीक्षा लेना चाहते थे। उनमें से एक बहुत धनी व्यक्ति का लड़का था। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था, वो पैसे वाला है। उन लड़कों को देखते ही जुलाहे ने उनसे बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए। सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करके लड़के ने कहा, मुझे वह साड़ी चाहिए, उसका क्या लोगे, मतलब उसके क्या दाम लोगे। जुलाहे ने कहा, 100 रुपए। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ले ली और उसके दो टुकड़े कर डाले।
बोला मुझे पूरी नहीं आधी चाहिए। इसका क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा 50 रुपए। क्योंकि हम जानते हैं ना कि उसको गुस्सा नहीं आता, तो लड़के शरारती हैं। तो यहाँ उसकी वो परीक्षा ले रहे हैं, उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं कि इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अभी नौजवान ने उस आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े कर डाले और फिर पूछा, "इसका क्या दाम होगा?" 25 रुपए। जुलाहे ने बिना किसी नाराज़गी के कहा। लड़का तो उसे चिढ़ाना चाहता था, वह साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया। 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, छोटे-छोटे टुकड़े करता गया और जुलाहे ने ना उसको रोका, न डाँटा और ना ही माथे पर शिकन आने दी। मतलब गुस्सा नहीं आने दिया। इस फेस से भी उसने वो एक्सप्रेशन नहीं दिए। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए, तो लड़का हँसकर बोला, "ये टुकड़े मेरे किस काम के? मैं इन्हें नहीं खरीदूँगा।" जुलाहे ने शांत भाव से कहा, "तुम ठीक कहते हो बेटा। ये टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी काम के नहीं आ सकते।" लड़के को इस बात पर कुछ शर्म आई, क्योंकि जुलाहे ने गुस्सा नहीं किया ना। उसने कहा, "ये लो, मैं तुम्हें पूरी साड़ी का दाम देता हूँ।" अब यहाँ तक तो पता लगा कि कुछ साड़ी से रिलेटेड जुलाहा जो है वो काम करता है। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए। बोला, "मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊँगा, पर ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते, तो मैं इसका दाम कैसे ले सकता हूँ?" लड़के के ऊपर तो धन का नशा चढ़ा था, कि वो तो बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा है। उसने कहा, "मेरे पास बहुत रुपए हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज़ खराब कर दी, इसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए।" जुलाहे ने धीमी आवाज़ में कहा, "क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि रुपयों से यह घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, मतलब कॉटन जो बना, उसको रुई से मेरी पत्नी ने सूत काता, मतलब कि थ्रेड बनाए उसके धागे बनाए। मैंने उस साड़ी को रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी।" अभी हमें यहाँ समझ आई कि वो साड़ी बनाने वाला जुलाहा है। जुलाहा यहाँ उसको कहते हैं। हमारी मेहनत तब कारगर होती जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो इसके टुकड़े टुक कर डाले। इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते? और जो जुलाहा था उसको ज़रा भी गुस्सा नहीं आया और वह जैसे ऐसे समझा रहा था, जैसे कोई घर का कोई बड़ा बुजुर्ग छोटे सदस्य को समझाता है, अपने परिवार के फैमिली मेंबर को समझाता है। अभी लड़का एकदम शर्मिंदा हो जाता है और वह जुलाहे के पैरों में गिर जाता है और जुलाहे ने फिर भी उसको अपने गले से लगाया और कहा कि अगर मैं लालच करके तुमसे 100 रुपए ले लेता, तो तुम्हारी ज़िंदगी का यही हाल होता जो इस साड़ी का, कि तुम्हें सीख नहीं मिलती ना, शिक्षा नहीं मिलती। वह किसी के काम ना आती, अब तो तुम समझ गए हो कि अब आगे से ये गलती करोगे नहीं। एक साड़ी खराब हुई, दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी बिगड़ गई, तो कैसे सुधारोगे? लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचे करके अपने-अपने घर चले गए। ये जुलाहे थे दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल, जो पुस्तक का नाम है, आज 2000 वर्ष बाद भी लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं। एक तो कहानी अच्छी है, नए शब्दों का ज्ञान हुआ, हमारा जीके भी बढ़ा कि कुरल जैसी कोई पुस्तक है कि वो पढ़ी जाती है। अब कई जानेंगे कि अच्छा ये कौन-सी पुस्तक है। जब समय लगेगा तो हम निकाल के पढ़ेंगे। और ऐसा महान व्यक्ति कौन-सा था जिसको गुस्सा ही नहीं आता था। अब इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं जो मैंने उत्तर साथ में लिखे हैं कि जुलाहा कौन था और उसका स्वभाव कैसा था। अभी सबसे नीचे की लाइन में हमने जब पढ़ा है कि जुलाहा दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर थे, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। वे स्वभाव से अच्छे थे,
क्योंकि स्वभाव पूछा है, सबसे मीठा बोलते थे, किसी से नाराज़ नहीं होते थे और लोग इसी स्वभाव के कारण ही उन्हें संत कहते थे। नीचे के पैराग्राफ और ऊपर के पैराग्राफ में इसका उत्तर हमें मिला। लड़के जुलाही की परीक्षा क्यों ले रहे थे? वे साड़ी के टुकड़े-टुकड़े क्यों कर रहे थे? लड़के शरारती थे। वो जुलाहे को गुस्सा दिलाना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे। यहाँ आप शब्दों का हेर-फेर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उन्होंने जुलाहे के शांत स्वभाव के बारे में सुन रखा था और वे उसकी परीक्षा लेने चाहते थे, इसलिए वे साड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर रहे थे कि देखते हैं कि जुलाहे को गुस्सा कब तक नहीं आता। अभी वो क्या रिएक्शन देगा। जुलाहे के अनुसार साड़ी का घाटा रुपयों से पूरा क्यों नहीं हो सकता था? जुलाहे के अनुसार साड़ी का घाटा रुपयों से इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि वह टुकड़े-टुकड़े होकर किसी के काम तो आ नहीं सकती थी और उस पर जितनी मेहनत लगी थी, उनका मूल्य पैसों से लगाया ही नहीं जा सकता। उस पर लगी मेहनत तब कारगर सिद्ध होती जब कोई उसका प्रयोग करता। क्या थी? साड़ी थी वो। जुलाहे ने साड़ी का दाम क्यों नहीं लिया? जुलाहे का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं था, वह अपने व्यवहार से लड़कों को ऐसी शिक्षा देना चाहता था जो उन युवकों की जिंदगी में उपयोगी हो। अभी लड़के पर जुलाहे की बात का क्या असर हुआ? लड़का जुलाहे के शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ और जो उसने ये कार्य किया था उसके लिए उसको बहुत बुरा लगा, पछतावा हुआ और उसकी आंखों में पानी आ गया और वह उसके पैरों में भी गिर पड़ा। जुलाहे के साथ किए कार्य से उसके साथी भी बहुत शर्मिंदा हुए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा और सुना भी होगा जो भी मैं बोल रही हूँ, तो आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ने के समय ही आपको पता लग गया होगा कि हाँ, ये इसका उत्तर है। थोड़ी प्रैक्टिस करो और सबसे कम समय में 10 अंक हम आराम से हमें मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ी-सी प्रैक्टिस की जाए और जितने शब्द हमारे पास होंगे हमारे एस्से, लेटर या बाकी भी भाषा में काम आएँगे। तो आज से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दो ताकि कितने मार्क्स मिले? 10। यही उम्मीद के साथ कि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ़ आपको रीडिंग करते रहना है और ध्यान से करनी है, ताकि हम प्रश्न अच्छे से जान सकें, उत्तर जान सकें। मैं आपसे अब विदा ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और पूरे नंबर हमारे आ जाएँगे। बाय-बाय।